दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। और जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ते बढ़ते अब अपने आखिरी चरण तक पहुंच गया है, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी के लिए जो इस बार मुश्किलें पैदा हुई हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार बीजेपी के बड़े नेता एक ऐसे भंवर में फंस गए हैं जहां से रास्ते ढूंढ रहे हैं, किसी तरह से बाहर निकला जाए इस भंवर से। और उसमें से एक रास्ता इन्होंने इस बार वो निकाला है जो कि इनके कंट्रोल में तो होता था, लेकिन इस बार हाथ से फिसल चुका है। और नाम है आरएसएस। काफी लंबे वक्त से चर्चा हो रही है कि आरएसएस के साथ पटरी खा नहीं रही है बीजेपी की। ऐसे में बीजेपी ने आरएसएस के पन्ना प्रमुख की लेयर को बदल दिया है, यानी कि उन्हें यकीन है कि उनके लिए मुश्किलें आ रही हैं और ये मुश्किलें कम करने की वो कोशिश करने में लगे हैं। और आरएसएस है कि मानती नहीं है उनकी बात। तो ऐसे में संघ प्रमुख के साथ दूरियों का असर यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। इसी के चलते पन्ना प्रमुख की लेयर बदलने का, यानी कि वो जो एक अहम एक लेयर जिसे जो चुनाव में लोग के घरों तक जा करके उन्हें लेकर आती है, उसमें एक अहम भूमिका वो निभाते हैं। अब कुल मिलाकर के ये देखना होगा कि क्या वाकई में ये बदलाव इनके काम आ पाएगा। हमारे साथ दिनेश वोरा जी जुड़ रहे हैं। इन तमाम मामलों पर, राजनीति के इन तमाम मामलों पर विशेषज्ञ भी हैं और जानते हैं कि किस तरह से सर बिना किसी ऑथेंटिसिटी के नहीं बोलते हैं। हमेशा एक बहुत क्लियर लाइन होती है कि इस वजह की पीछे कुछ ना कुछ तो रहा होगा, इस घटना के पीछे की वजह। सर, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि पन्ना प्रमुख की लेयर को बदल दिया गया है, यानी कि जो पहले पन्ना प्रमुख थे वो संघ के खुद के चयन किए हुए लोग थे, उस पर विश्वास नहीं है, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें बदलकर अपने तरीके से लोगों को रखा है। क्या घट रहा है सर? बहुत सारी चीजें आपके चैनल पर बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, आप कुछ यहाँ भी साझा कीजिए प्लीज सर। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आमंत्रित किया। देखिए, मैनेजमेंट का कोई भी सिद्धांत जो होता है वो आपके एक मिशन या विजन से स्टार्ट होता है, यानी कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं, उसके बेस पे आप चीजों को प्लान करते हैं। प्लानिंग ऑन द पेपर फर्स्ट, कि क्या प्लान है। फिर उसके बाद आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, आप उनको जज करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज के हो सकते हैं या मटेरियल रिसोर्सेज हो सकते हैं। फिर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं उसके अनुसार में, कि जो रिसोर्सेज है उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर आपका एक एग्जीक्यूशन प्लान होता है उसके बाद, और फिर इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद फीडबैक। अब ये स्टेजेस जो हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने इस प्लानिंग के अंदर बहुत कामयाब रही है, जो पिछले मैंने 10 सालों पे देखा है। एक्चुअली पहले भी उससे ये करते आए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उनकी प्लानिंग हमेशा से कांग्रेस या बाकी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा बेहतर रही है। मैनेजमेंट का जो उपयोग बीजेपी ने किया है, मुझे लगता है कि उससे भी काफी दलों को सीखने की जरूरत है कि आज की डेट में डिसजॉइंटेड या डिसओरिएंटेड कैंपेन आप नहीं चला सकते। कहीं ना कहीं आपका एक थीम होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि हासिल क्या करना है, और फिर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या हुआ है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी, जिसके आका आरएसएस वाले हैं, ये थोड़ा सा डिस एरे में नजर आई है। इनकी जो प्लानिंग है वो फ्लॉड थी। यानी कि ये जो सोच कर चल रहे थे कि हमें ए बी सी डी इन चीजों को काउंटर करना है, लेकिन उसके अंदर उस चीज को एंटीसिपेट नहीं किया गया कि जब ये चीजों को मैदान में इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो इनको कौन से अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होंगे या इवेंट्स होंगी, उसको कैसे टैकल करेंगे। ये यहां पर मार खा गया एक्चुअली। ये कुछ चीजों को ग्रांटेड लेके चले हैं, जैसे कि इन्होंने सोचा कि आरएसएस जो है हमारे लिए ग्रांटेड है और 100% फुल फोर्स में, फुल स्ट्रेंथ में निकल कर आएगा। काश एक बार ये भी देख लेते कि अगर आरएसएस 80% निकल के आता है या 70% निकल के आता है या 50% निकल के आता है, तो उससे हमारी जो परफॉर्मेंस है या जो हमारा आउटपुट है उस पर कितना फर्क पड़ता है। शायद कहीं ना कहीं एक ब्लाइंडनेस थी, एक ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसने अपने प्लान के अंदर सुपर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया कि हम तो सक्सीड कर ही जाएंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता। दिस इज समथिंग जो एक टाइम में टाइटैनिक ने भी सोचा था ना, कि आई एम अनसिंकेबल, तो डूबा ना वो भी। तो ऐसा कोई टाइटैनिक है नहीं ना दुनिया में जो डूबता नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई प्लान नहीं है जो परफेक्ट हो। अब इसी लेकिन सर यहाँ तो टाइटैनिक से ऊपर इन्होंने अवतार मान लिया है खुद को, तो फिर
कैसे कंपेयर करेंगे? जी, अब एक मैनेजमेंट का मैं फैकल्टी हूँ पूरे हिंदुस्तान में, बाकी जगह भी पढ़ाता हूँ, विदेशों में भी पढ़ाता हूँ। तो मुझे एक जो स्ट्रक्चर्ड प्रणाली होती है ना, और उसके अंदर जो आपके प्लसेस और माइनसेस होते हैं, उसको हर इंसान को, हर इंडस्ट्री को ज़रूर देख लेना चाहिए कि जब आप लोगों से कॉन्फ्रंट करते हैं या इवेंट से कन्फ्रंट करते हैं, तो क्या आपके पास कोई प्लान भी है उसको मॉड्यूलेट करने का, रीओरिएंट करने का? कई बार ऐसा होता है कि आप चीज़ों को रीओरिएंट तो करना चाहते हैं, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैनेजमेंट होता है, वो है टाइम, वक़्त। अब वक़्त एक ऐसी चीज़ है, अगर हाथ से फिसल जाए, तो आपके बड़े से बड़े प्लान फ्लॉप हो जाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि एक बड़ी पुरानी कहावत है जिसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। अक्सर मैं अपने मैनेजमेंट के अंदर कोट किया करता हूँ। उसके मुझे जिसने कोट किया उसका नाम याद नहीं है। उनका कहना है कि वक़्त अपने वक़्त से पहले आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं आ गया। अब लोग सोचते हैं कि मुझे तो रिटायर होने में 10 साल थे, 10 साल पूरे हो गए क्या? समय आ गया कि आज मेरा आखिरी दिन है। तो वक़्त वक़्त से पहले आके आपके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मैं आ गया। मोदी जी के साथ यही हुआ। मोदी जी ने इस बात का तसव्वुर नहीं किया था कि मैं हार सकता हूं। वो कहते हैं कि मैं हार सकता हूं, और वो वक्त आ गया क्या कि मैं हार सकता हूं? तो कहीं ना कहीं वक्त आपको एक रिमाइंडर देता है। मुझे लगता है कि बीजेपी की जो प्लान्स हैं वो फ्लॉड भी थे। उन्होंने उन इवेंचुअलिटीज को शायद, मुझे लगता है कि ध्यान में नहीं रखा। कुछ चीजें ऐसी थी जिसको उन्होंने ग्रांटेड लिया। क्या ग्रांटेड लिया मोदी जी ने? कि मैंने एक तिलिस्म क्रिएट किया है, एक माया जाल क्रिएट किया है, और इस माया जाल से हिंदुस्तान के लोग नहीं निकल सकते, और मैं उनको अपनी उंगली पर जब चाहो नचा सकता हूं। जब चाहो मैं 2002 रिपीट कर सकता हूं। जब चाहो मैं लोगों को प्रोवोक कर सकता हूं। जब चाहो मैं हिंदू मुस्लिम करके उनके वोट बटोर सकता हूं। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। सबसे खूबसूरत बात इस चुनाव की ये रही है कि यहां पर समाज का कोई भी वर्ग प्रोवोक नहीं हुआ। अब ये उनके लिए हैरानी की बात थी और शौक की बात थी, भाई ये प्रोवोक क्यों नहीं हो रहे हैं? हिंदुस्तान के लोकतंत्र का ये एक अद्भुत नजारा है जो आपको हिंदुस्तान में ही देखने को मिल सकता है कि वही व्यक्ति जो आज तक आपके इशारे पे नाचता था, आपकी एक बात के ऊपर बिना क्वेश्चन किए, क्योंकि आपने अपना गॉडिफिकेशन कर लिया, ईश्वरीकरण कर लिया, तो आप सोचते थे कि मेरे शब्द तो अंतिम शब्द हैं, और भारत के नागरिक आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके मुझे वोट करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो ह्यूमन माइंड है ना, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको समझने में हर तानाशाह भूल करता है। हिटलर ने भी की थी, सिकंदर ने भी की थी, दुनिया में जितने मोनार्क किए उन्होंने भी भूल की है। और शायद मोदी ने भी वही एक फेटल थिंकिंग लाकर ये सोचा कि मैं यहां हमेशा के लिए हूं। हमेशा के लिए सिर्फ हीरा होता है, डायमंड्स आर फॉर एवर, बाकी तो सब आएंगे और जाएंगे। काश इस बात को हमारे जो प्रशासक हैं, या इन जैसे जो अपने आप को अब मोनार्क समझते हैं ना, कि मैं तो जब तक जिंदा हूं तब तक मोनार्क हूं, इन्हें सोचना चाहिए कि मेरा शरीर भी नश्वर शरीर है। लेकिन इनके कहने का तो तात्पर्य अब ये निकल कर आ रहा है कि मैं तो गलत कर नहीं सकता। आत्ममुग्धता इस कदर है कि मैं अजय हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। तो सर इसी अगर इसी जी। सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर ये अपने आप को ये समझ रहे हैं कि इनसे बड़ा कोई नहीं है और ये सबसे बड़े भगवान से भी बड़े हैं, तो फिर पन्ना प्रमुख की लेयर क्यों चेंज करनी पड़ रही है? ये पैनिक रिएक्शन है, क्योंकि अब रियलिटी सामने आके खड़ी हो गई है। आईना, अब हो क्या रहा है कि अ, आईना तो साफ है, लेकिन कभी कभी इंसान को अपने चेहरे की धूल भी तो साफ करनी चाहिए, और ये समझ रहे थे कि आईना गंदा है तो उसकी धूल साफ कर रहे हैं, वो तो साफ था। लेकिन दोष तो यहां से निकल रहा है। वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ इज नथिंग बट लास्ट मिनट एफर्ट टू जस्ट सेव योर सेल्फ। इट्स अ पैनिक रिएक्शन। लेकिन जब जहाज डूब रहा होता है ना, उस समय कश्ती नहीं बनाई जाती, कश्ती का निर्माण पहले किया जाता है। इन्होंने क्या किया कि टाइटैनिक तो डूब रहा है और लिमिटेड उसके ऊपर बोट्स हैं, तो सारे लोगों के लिए बोट तो है नहीं, और लास्ट मिनट में जब जहाज डूबता होगा तो फिर आप कश्ती का निर्माण नहीं कर सकते। ये लास्ट मोमेंट पे कश्ती का निर्माण कर रहे हैं, और जो भी कश्तियां लास्ट मोमेंट में बनती हैं वो डूब जाती हैं, खुद भी डूबती हैं, और जो उनको बनाता है उनको भी लेके डूब जाती हैं। अब पन्ना प्रमुख को बदलें या किसी और प्रमुख को बदलें, अब जो पैटर्न सेट हो चुका है राजनीति का, वोटिंग का,
अब वो जाने वाला नहीं है। You can't change it. You can't change your destiny. You can't change something which is going to happen pretty soon on the 4th of June. जी। सर, आपको वाकई में लग रहा है कि इनकी कश्ती डूबने वाली है और यहाँ पर उससे पहले के लास्ट मोमेंट चेंजेस जो हैं वो किसी काम आ जाएंगे? खास तौर से इसके साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि कश्ती में सबसे बड़ी काम करने वाले और उसको जोड़ के तैयार करने वाली आरएसएस से किस तरह से इन्होंने इस बार अपने आप को छिटक दिया है। जैसे कि चर्चा भी हो रही थी आपके बारे कि 2015 में आखिरी कार्यक्रम में मोदी दिखाई दिए थे आरएसएस के, उसके बाद ऐसा क्या हुआ है, ऐसी कौन सी नाराजगी है कि इन्होंने इतनी दूरी बना ली है? देखिए, दूरियां तो 2015 से बननी शुरू हो गई थी, जब भोपाल में शायद एक मीट थी, भागवत जी सबका स्टॉक टेकिंग कर रहे थे और तब मोदी को पहली बार महसूस हुआ कि बीजेपी तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये इनकी प्रॉपर्टी कब से आ गई। और सबसे पहला काम उन्होंने ये किया था कि बीजेपी को कैप्चर किया, अपहरण कर लिया कि अब ये मैं हूं और बीजेपी है, यानी कि जो मैं हूं वही बीजेपी है, यानी कि आपका वोट मोदी के नाम है। वहां से एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। आप सोचिए प्रोवोकेशन कहां से आता है, मेजर प्रोवोकेशन कहां से आता है। प्रोवोकेशन आता है जब आप संघ परिवार के सामने मोदी परिवार खड़ा करते हैं। आप सोचिए कि एक संघ परिवार का व्यक्ति सोचता है कि ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली। मैं आज तक अपने आप को संघी समझता था, मैं आरएसएस वाला हूं, मैं संघ परिवार के साथ प्रेम से जुड़ा रहता था और आज मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं मोदी परिवार हूं। अब जो हार्डकोर संघ के सपोर्टर हैं वो अपने आप को ये कहना शुरू कर दें कि मैं मोदी परिवार हूं। मोदी जी ने संघ को कन्फ्रंट किया, हेड ऑन कन्फ्रंट किया कि तुम्हारा परिवार तो होगा, मैं अपना परिवार खड़ा कर सकता हूं और तुमसे ज्यादा पावरफुल खड़ा कर सकता हूं। जो पागलपन तुम्हारे आदमियों के अंदर है उससे ज्यादा पागलपन मैं खड़ा कर सकता हूं, लोगों में पैदा कर सकता हूं। तो इट बिकेम ए कॉन्फ्रंटेशन पॉइंट बिटवीन द संघ परिवार एंड मोदी परिवार। यहां पर मोदी ने यह बताने की कोशिश की, भले ही मैं संघ से निकला हूं लेकिन मैं अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग एंटिटी, अलग आइडेंटिटी खड़ी कर सकता हूं और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। नड्डा का स्टेटमेंट जो था वो उसमें सिर्फ एक किस्म से एक सपोर्टिव, एक सबॉर्डिनेट स्टेटमेंट था। यह स्टेटमेंट नड्डा का नहीं है, यह स्टेटमेंट आउट एंड आउट नरेंद्र दामोदर दास मोदी का स्टेटमेंट है। सिर्फ लब जो है वो नड्डा के हैं। और उस हालात के अंदर जब नड्डा कहता है कि हम पहले अक्षम थे तो हमें तुम्हारी जरूरत थी, अब हम सक्षम है तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये क्लियर मैसेज था कि अब तुम अलग हो, तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है और अब मुझे संघ परिवार का लिखने में मजा नहीं आता, अब मैं मोदी परिवार लिखता हूं या मोदी का परिवार लिखता हूं। दिस वाज द फर्स्ट यू कैन से हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन वेयर ही चैलेंज्ड द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ भागवत कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मोदी परिवार को लाना ही अपने आप में एक किस्म से क्या कहते हैं कि कुछ ऐसा हो गया, इट वाज एक्सटेंशन ऑफ वेयर ही ट्राइड टू डिथ्रोन द भारत सरकार एंड ब्रॉट द मोदी सरकार। तो लेकिन भारत सरकार में चलो ठीक है, यहां तो कोई कॉन्फ्रंट करने वाला नहीं है, लेकिन वहां तो आपके सो कॉल्ड पेरेंट्स बैठे हुए थे। आपने अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट किया और कहा कि आपका संघ परिवार है, मैं आपके सामने वो खड़ा कर दूंगा कि आप भी कहोगे ये कौन है सामने। तो ही जस्ट एक्चुअली, तो सर मोदी आई थिंक, मोदी जी विपक्ष से लड़ते लड़ते अपने उसे ही लड़ने लगे क्या इस बार के टेन्योर में? जी दोबारा रिपीट कीजिए, कुछ आवाज कट रही है। मोदी जी इस बार की टेन्योर में विपक्ष से लड़ते लड़ते अपनों से लड़ बैठे हैं क्या? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में यही होता है। इंसान जब अपने आप को सुप्रीम समझता है तो फिर वो किसी को भी कट द साइज कर सकता है। उसमें कोई अगर अपना है और उसको लगता है कि बहुत नजदीक है, लेकिन मोदी जी का इतिहास यही रहा है, उन्होंने किसको कट नहीं किया। क्या केशु भाई को कट नहीं किया, वाघेला साहब को कट नहीं किया, तोगड़िया को कट नहीं किया, अडवाणी हो, जोशी हो, यशवंत सिन्हा हो, जो उनके सामने आता चला गया। और लास्ट में जो उनकी अपनी मदर थी आरएसएस, उसको कट कर दिया उन्होंने। बल्कि हालात ऐसे हो गए कि अपना गॉडिफिकेशन करते करते, ईश्वरीकरण करते करते अपनी मां को, असली मां जिसने पैदा किया, 9 महीने पेट में रखा, उसको कट कर दिया कि मैं तो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ, मैं तो ईश्वर से प्रकट हुआ हूं। जो अपनी मां का सगा नहीं हुआ वो आपका मेरा सगा क्या होगा, और वो संघ का सगा क्या होगा। यहां से आपको उसके माइंड को पढ़ने की जरूरत है कि ये आदमी का माइंड क्या है, ये आदमी सोचता किस किस्म से है, ये आदमी किस ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट करता है। क्या इसके लिए किसी एक व्यक्ति की या उसकी सोच की जरूरत है उसको। वो क्या कहता है कि
ही ट्रीट्स द पीपल लाइक टिश्यू पेपर, यूज एंड थ्रो। तो उसके लिए आप, मैं और हर व्यक्ति एक टिश्यू पेपर है। हर वो सीढ़ी जिसको चढ़ के ऊपर जाते हैं वो उसको काट देता है। ये एक माइंडसेट है। इस माइंडसेट को अगर पढ़ो तो आपको लगेगा उसके लिए ना पेरेंट्स, ना भाई, ना बहन, ना पत्नी, ना माँ, ना रिश्तेदार, ना कजन्स, कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ वही है और वही सबको रूल करना चाहता है। एंड दिस इज ए काइंड ऑफ, कभी कभी मैं सोचता हूं कि शायद एक मनोस्थिति है ये। इस मनोस्थिति में जब इंसान आ जाता है तो उसको सिर्फ मैं ही मैं बन जाता है कि मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही रचयिता हूं, मैं ही देने वाला हूं, मैं ही लेने वाला हूं, मैं ही त्रिदेव हूं जिसे कहते हैं ना। ही हैज रीच्ड दैट स्टेज। गुमान हो जाता है इंसान को, साइकोलॉजिकली इस स्टेज में आता है तो फिर चिकित्सा की आवश्यकता होती है उसको फिर। जी। बहुत ही सदैव और अच्छे शब्दों में आपने इस बात को अंत किया है सर। बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री के शब्द इस तरह के होने चाहिए या ये सोच इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि देश को ग्रोथ की ज़रूरत होती है। इस तरह के शब्दों से काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसी सोच के साथ, इस मनोस्थिति के साथ अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर बैठा है तो उसके फैसले कैसे होंगे, इस बात को सोचने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। Thank you so much. It is quite a serious issue going on. Thank you, sir. नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको